नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 11th क्लास के ही जो हमारी राजनीति विज्ञान की पहली पुस्तक है उसके हम 6 चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो न्यायपालिका क्या होती है, पहले इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो ये आप देख लो, हर साल का बच्चों का अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। और इस चैप्टर के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके पेपर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका क्या होती है। क्वेश्चन आंसर को पढ़ने से पहले आपको यह भी तो पता होना चाहिए। न्यायपालिका, न्याय शब्द का अर्थ होता है यानी किसी के साथ अन्याय ना होना, मतलब गलत ना होना। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ना हो, इसीलिए हमारे देश में संविधान के अंदर न्यायपालिका का प्रावधान किया गया, यानी जिसे हम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जिसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत हो रहा हो या फिर अन्याय हो रहा हो या फिर उसे उसके अधिकार ना मिल रहे हो या कुछ ना मिल रहे हो, तो वो इस न्यायालय में जाकर यानी इस कोर्ट में जाकर वो क्या कर सकता है, अपने न्याय की मांग कर सकता है। तो इसीलिए अगर व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो व्यक्ति अपने उस गलत कार्य को रोकने के लिए न्यायपालिका के पास जाकर अपने सही अधिकारों की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। तो आपको न्याय समझ आया, न्यायपालिका समझ आई। तो न्यायपालिका मुख्यतः कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। इसके बारे में हमारा क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर की जो हमारी बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, अब पूरे के पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। आजादी से पहले हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से कुछ करने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, कहीं आने जाने का अधिकार नहीं, गुलामी का जीवन जी रहे, ऐसी करके उनके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। और अगर वो इन अधिकारों की मांग करने भी जाते थे तो अंग्रेज उन्हें मारते थे या फिर उनसे उनकी संपत्ति, उनकी जमीनें, उनकी कह सकते हैं जायदाद, कुछ भी हो सब कुछ छीन लेते थे और इस प्रकार उनके ऊपर अत्याचार करते थे। परंतु इसी चीज को देखते हुए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक संविधान का निर्माण किया। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि न्यायपालिका की हमें जरूरत क्या होती है। अगर किसी देश में न्यायपालिका है तो उसकी हमें मुख्य रूप से निम्नलिखित जरूरत होती है। मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है जो आपका, कार्यपालिका और विधायिका के दुरुपयोग को रोकना। कई बार ऐसा होता है देश में कि कार्यपालिका यानी हमारे आईएएस, आईपीएस, पुलिस वाले, जितने भी सरकारी अफसर होते हैं, वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर मान के चलो विधायिका की बात करते हैं, विधायिका में नेता वगैरह जितने भी आते हैं, हमारे पीएम हो गया, सीएम हो गया, ठीक है, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये सारे व्यक्ति किस में आते हैं, ये विधायिका में आते हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। कोई भी उनके खिलाफ अपील दर्ज करेगा, न्यायपालिका उनको क्या देगी, सजा देगी, अगर वो गलत होंगे तो। और अगर वो गलत नहीं होंगे तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। नंबर 2, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, आपको आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से जिस देश में आप रह रहे हो वहां पे अगर न्यायपालिका है तो वो आपके अधिकारों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। ऐसा ही 1975 में आपातकाल के दौरान हुआ था, जब देश की सरकार ने हमारे जीवन जीने के अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत सारे अधिकारों पे उन्होंने बदलाव रखा और हमारे से हमारे जीवन जीने का भी अधिकार छीना जा रहा था। इसीलिए उस टाइम पर न्यायपालिका ने इस गलत कार्य पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। नंबर 3, निष्पक्षता और न्याय। निष्पक्षता का मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना। अर्थात सीधी सी बात है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में, भारत जैसे देश में, न्यायपालिका का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा है। और उसमें आपने देखा होगा कि न्याय की मूर्ति जो होती है उनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है। ये देखो चित्र में। तो आप सब इसमें क्या पहचानने की कोशिश करते हो कि हमारे देश में जो न्याय होगा वो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, अमीरी, गरीबी, किसी चीज पे आधार पे नहीं होगा। तो न्याय सबके लिए एक बराबर है। इसीलिए निष्पक्षता यानी किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये बताया गया कि किसी भी व्यक्ति का फेवर नहीं किया जाएगा और सभी के साथ निष्पक्ष रूप से क्या किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। नंबर 4, संविधान की रक्षा। अगर कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे संविधान में लचीला प्रावधान भी है, कठोर प्रावधान भी है। लचीला मतलब फ्लेक्सिबल है, कठोर मतलब जो कह सकते हैं सॉलिड है, यानी जिसमें अनचेंजेबल जिसे कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में अगर संविधान के कुछ नियमों में ऐसा बदलाव होना जरूरी है जिससे देश का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो न्यायपालिका उन कह सकते कानूनों पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अभी सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह सकते हैं एक फैसला लिया गया था कि अरावली पर्वतमाला को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, लेकिन जनता के वो पक्ष में नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, जनता ने विरोध किया और न्यायपालिका को अपना फैसला क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। नंबर 5,
लोकतंत्र की मजबूती, जिस देश के अंदर अगर न्यायपालिका है वहां पे लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है, लोगों को उनके अधिकार देती है, उनको आगे बढ़ने का अधिकार देती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। निष्कर्ष क्या बताओगे? यही वो तर्क है जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए, जिससे वे अपने जीवन को और ज्यादा क्या कर सके, बेहतर कर सके। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में वो कौन से प्रावधान है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? मतलब अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हमने न्यायपालिका दे दी और उनसे उनके अधिकार ही नहीं दिए, तो ऐसे हमें कुछ हमें वो प्रावधान, वो नियम बताने पड़ेंगे जिसके तहत न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है, उत्तर की तरफ चलते हैं, एक एक करके इसके पॉइंट समझते हैं। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र करने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है भारतीय संविधान अनुच्छेद 122। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। मतलब कि न्यायपालिका के कार्यों में ना तो कह सकते कार्यपालिका ना विधायिका, ये दोनों में से कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र रूप से अपना क्या कर सकते, कार्य कर सकती है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जज, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं जज, इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो किसके आधार पर की जाती है? जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो पुराने जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं उनके आधार पर की जाती है। अर्थात कहने का मतलब साफ तौर पे यह है कि अगर उन्हें नया कह सकते हैं न्यायाधीश नियुक्त करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पुराने न्यायाधीश की सलाह पर क्या करेंगे, वो नियुक्त करेंगे। नंबर 3, न्यायाधीशों की सुरक्षा और स्थायी नियुक्ति। भाई सीधी सी बात है, आप एक बात ध्यान से सुनो, आप सब मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें क्या होता है हमेशा ना कुछ गुंडे वगैरह ऐसे होते हैं जो अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए जज को धमकी देते हैं। अगर जज को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो क्या स्वतंत्र रूप से फैसले ले पाएगा? इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया है कि जो जनता होती है और जो जज होते हैं उनके ऊपर, जो जज है उनके ऊपर कोई भी जनता का अधिकारी या कोई भी गुंडा मवाली उनके ऊपर अपना दबदबा ना दिखाए, इसीलिए उनको सुरक्षा दी जाती है ताकि वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, अपने निर्णय ले सके। नंबर 4, न्यायपालिका के वित्तीय स्वतंत्रता का प्रावधान। भाई सीधी सी बात है, इसमें साफ तौर पे बताया गया कि जो न्यायपालिका है ना उसके पास स्वतंत्र रूप से अपने वित्तीय संसाधन है, यानी उन्हें किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है और उन्हें कोई भी फैसला लेना होता है तो धन संबंधित वो अपने लिए ले सकते हैं। नंबर 5, न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका के पास साफ तौर पर यह अधिकार होता है कि वह बिल्कुल बारीकी से उस चीज की जांच करे, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो देश के लिए वो हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन खत्म, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? न्यायाधीश कौन होते हैं? जज, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए हमें यह बताना जरूरी है कि न्यायाधीश कौन होते हैं। न्यायाधीश वे व्यक्ति होते हैं जो हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और हर एक जनता की जो उम्मीद है इन्हीं न्यायाधीशों से होती है, इन्हीं जजों से होती है, क्योंकि अगर ये जनता के पक्ष में फैसला लेते हैं तो वो इसको बहुत ज्यादा फायदेमंद समझती है। इसीलिए न्यायाधीशों का कर्तव्य बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है उसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है, कम से कम 1 से 1.5 लाइन का जरूर देना। ठीक है, जैसा मैं आपको ये शुरू में बता देता हूं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? तो जो पुराने न्यायाधीश होते हैं ना, उनके आधार पर वो क्या करते हैं, वो अपनी नॉलेज के आधार पर एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट के अनुसार वो क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि हमारे लिए कौन जरूरी है कौन नहीं है, और वो पूरे की पूरी एक लिस्ट तैयार करते हैं। उस लिस्ट में से वो अपनी लिस्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं और अपनी सलाह देते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनमें से आप किसी एक को क्या कर लो, चुन लो। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। नंबर 2, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई सीधी बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, ऐसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो भी क्या करते हैं, पुराने वाले अपनी एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं कि अगला पद जो कह सकते हैं जो इस पद के लायक है उस व्यक्ति को हम इस प्रकार अपॉइंट करेंगे। तो वो अपनी लिस्ट तैयार करते हैं, राष्ट्रपति के पास जाती है। ठीक है, जो हाई कोर्ट होता है ना उसमें राज्यपाल चुनता है। तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल उस पर अपनी मोहर लगाएगा और मोहर लगाने के बाद कह सकते हैं उस व्यक्ति को क्या कर ले जाएगा, चुन ले जाएगा, और वो कह सकते हैं हाई कोर्ट में क्या निभाएगा, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 3, न्यायाधीशों की योग्यता। भाई सीधी सी बात है, उस व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए उस पद के लिए, तभी जाकर उसे हम चुनेंगे। तो इसीलिए एक व्यक्ति को चुनने के लिए वो योग्य होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या किए जाएंगे, चुने जाएंगे। नंबर 4, न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु सीमा। सीधी सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक की आयु तक काम कर सकते हैं, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु तक क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनके लिए एक आयु सीमा निर्धारित की गई है। आप आवेदन तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन आखिरी जो आपकी सीमा होगी, आयु सीमा,
जो हाई कोर्ट है उनके लिए 62 वर्ष है और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके लिए कितना है 65 वर्ष। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि, यानी जब न्यायाधीशों को चुन लिया जाता है तो उसमें संसद की भी सलाह ली जाती है और संसद के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी इसमें राय प्रकट करते हैं और उसके बाद न्यायाधीशों को क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है और वो देश के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं जो सभी को न्याय दिलाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की दी गई है? आप ये चित्र देखो जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका जो कह सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट, ये 4 मेन कोर्ट हैं, इसके बाद और भी है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हमारे देश में न्यायपालिका का स्तर इतना बड़ा है कि सबसे बड़ी जो स्तर की न्यायालय है उसे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं तब जाके आपको ज्यादा समझ आएगा। हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार के 4 स्तर के न्यायालय है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय जिसे कंज्यूमर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कंज्यूमर कोर्ट वो कंज्यूमर कोर्ट होती है जो क्या करती है, हमारे आसपास के जो भी घर से संबंधित मुद्दे, राशन या फिर कह सकते हैं छोटे मोटे विवाद, इन सबको सुलझाने का काम करती है। और अगर कोई फैसला इससे बड़ा होता है तो आप इस अधीनस्थ न्यायालय से बाहर निकल के जिला न्यायालय में क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो जिला न्यायालय जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये वो कोर्ट होती है जिसमें थोड़े बड़े स्तर के फैसले लिए जाते हैं या फिर एक पूरा जिला आ जाता है इसके अंदर जिसमें सारे के सारे फैसले क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जिसे हम उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। उच्च न्यायालय पूरे राज्य में एक होता है और हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय की महत्वता है। यानी अगर कोई ऐसा फैसला है जिसमें आपको छोटे स्तर के न्यायालय में कोई भी आप उस कानून से खुश नहीं हो तो आप बड़े स्तर के न्यायालय में जा सकते हो। तो आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील दर्ज कर सकते हो और अपने न्याय की मांग कर सकते हो। और लास्ट है जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। यानी अगर नीचे के किसी भी स्तर के न्यायालय के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने आवेदन कर दिया, इसका मतलब सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके बाद आपका फैसला बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसे बदलने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो इसीलिए देश के सबसे बड़े स्तर के न्यायालय जो है उसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये 4 स्तर की मेन न्यायालय थी। अब हम इसके बाद कुछ और पढ़ लेते हैं, एक दो और मैंने इसमें ऐड किए। सत्र न्यायालय। अब देखो ये जो सत्र न्यायालय है ना, इसमें गंभीर आरोपों की क्या की जाती है, सुनवाई की जाती है और ये सेशनेबल होते हैं, यानी बीच बीच में कभी कभी लगाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। नंबर 5 मजिस्ट्रेट न्यायालय। इसके अंतर्गत छोटे मोटे जो भी हमारे मुद्दे होते हैं उन सबको भी क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। अगला है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय यानी कि छोटे से गांव के स्तर पे होती है और जहां पर जो भी छोटे मोटे फैसले होते हैं उन सबको भी क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये न्यायपालिका का बहुत बड़ा एक विभिन्न अंग है जो हमारे देश में हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की क्या करता है, कोशिश करता है। समझ आ गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? मान के चलो अगर एक कोई व्यक्ति है जो न्यायाधीश के पद पर आ चुका है, उसे उसके पद से हटाना है, तो उसे उसके पद से हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसे उसके पद से हटाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उसमें से हम तो ये देखेंगे कि न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। एक पूरी एक प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको न्यायाधीश को हटाना है तो संसद में आपको सबसे पहले एक प्रस्ताव जारी करना पड़ेगा और उसमें 2/3 यानी 67% लोगों की मंजूरी चाहिए, तभी जाकर आप उस आवेदन के लिए तैयार होगे, तभी जाकर उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू होगी। नंबर 2 हाई कोर्ट के जो कह सकते हैं जज होते हैं उनको हटाना। सेम ही है। अब देखो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों में अगर देखा जाए तो साफ तौर पे बताया गया कि जो भी व्यक्ति है अगर उसको उसके पद से हटाना है तो आपके लिए प्रस्ताव जो संसद में जारी किया जाएगा और उसमें 67% लोगों की मंजूरी होगी, तब जाकर उस पर बातचीत और कार्यवाही आगे शुरू होगी। नंबर 3 महाभियोग के आधार, अर्थात महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अगर कोई जज क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है या वो अयोग्य है या फिर उसने कुछ करप्शन यानी भ्रष्टाचार वगैरह में वो लिप्त है, तो इस प्रकार उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है, आवेदन जारी किया जा सकता है, फिर जाकर उनकी प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। नंबर 4 जांच, एक पूरी की पूरी जांच समिति तैयार की जाएगी और वो उनके आरोपों की अच्छे से जांच करेगी, जांच पड़ताल करेगी, एक एक चीज के बारे में देखेगी और धीरे धीरे करके वो ये देखेगी कि वो जांच उनके खिलाफ है या उनके पक्ष में है, इसीलिए वो फैसला उन्हीं के आधार पर किया जाएगा। नंबर 5 न्यायाधीशों को अवसर देना, सीधी सी बात है, अब जो न्यायाधीश होते हैं उनके खिलाफ भी जो कह सकते हैं फैसला लिया गया है तो वो अपने पक्ष में भी तो अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए एक पक्ष रखा जाता है कि आप अपनी बात को रखने का क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर्तव्य या फिर आपका ये कार्य है। नंबर 6 संसद की मंजूरी, अगर वो व्यक्ति कह सकते हैं, अगर वो व्यक्ति कल्प्रिट होता है यानी दोषी होता है तो उसके खिलाफ संसद में मंजूरी पेश कर दी जाती है और उसके बाद कार्यवाही शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद उनको हटाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है।
लास्ट पॉइंट है राष्ट्रपति की मंजूरी। इन दोनों सदनों में पास होने के बाद अगर वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर देखेगा, जांच पड़ताल करेगा और अगर उसने उस पर मोहर लगा दी तो उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जो बहुत आसान था, इसीलिए हम साफ तौर पे कह सकते कि अगर कोई व्यक्ति उस पद पर आता है तो अगर वो सही कार्य नहीं करता तो उसे उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उनका रोल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश के सबसे बड़े स्तर की न्यायालय है। इनके कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। नंबर 1, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण नहीं होता तो आप न्यायपालिका में जाके मांग कर सकते हो, और अगर वो भी आपकी रक्षा नहीं करती तो आप बड़े स्तर के न्यायालय में जाते जाते एंड में आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो कि मेरे साथ मेरे मूल अधिकारों का क्या हुआ है, संरक्षण नहीं हुआ है, इस वजह से उनका हनन हो रहा है और इसीलिए मेरे को क्या चाहिए, संरक्षण चाहिए। नंबर 2, संविधान की व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ये जरूर देखता है कि जो भी फैसला लिया जा रहा है वो संविधान के नियमों के अनुसार लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा। अगर वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं लिया जाता तो उसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा वो फायदेमंद नहीं है। नंबर 3, राज्यों के बीच विवाद। जो भी 2 राज्य या 3 राज्य या ज्यादातर राज्यों के बीच में विवाद होते हैं उन सारे विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सर्वोच्च न्यायालय की, क्योंकि देश के सबसे बड़े स्तर की न्यायालय है। इसीलिए छोटे मोटे जो कह सकते हैं विवाद होंगे राज्यों के बीच में, उनको सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सर्वोच्च न्यायालय की। केंद्र और राज्य के बीच विवाद। कई बार ऐसा देखा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बहुत ज्यादा विवाद चलता है, तो उसके बीच में अगर देखा जाए तो फैसला लेने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर जाकर उस फैसले की क्या की जाती है, निंदा की जाती है, उस पर देखा जाता है, बुराई की जाती है, अच्छे से देखा जाता है कि वो चीज लोगों के लिए जरूरी है या नहीं है। न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ये देखता है कि कोई भी फैसला जनता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए और उसको बहुत ज्यादा बेहतर करने की ये लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि हर व्यक्ति को अपने अधिकार, अपनी चीजों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का अधिकार मिल जाए। अपीलें। अब जो सर्वोच्च न्यायालय वो हाई कोर्ट जो होता है ना आपके, उसके विरुद्ध में अपीलें सुनता है। यानी कि हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति अपने फैसले से खुश नहीं है तो वो न्यायपालिका के सबसे बड़े स्तर पर यानी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और वहां पर जाकर अपनी अपील कर सकता है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय उस अपील को क्या करता है, सुनता है। वो अगर वैलिड होती है यानी वो जरूरी होती है तो उसे मान लिया जाता है और जरूरी नहीं होती तो उसे हटा दिया जाता है। सलाह क्षमता। अब जो राष्ट्रपति होता है ना उसको कई बार सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, सलाह भी देता है कि कई बार ऐसे फैसले होते हैं देश के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उस टाइम पर सलाह देने का अधिकार भी किसको होता है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने। इन सभी क्षेत्राधिकारों से हमें साफ तौर पर पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे देश में हर कोई अपनी मनमानी करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपीलें क्षेत्राधिकार से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस चल रहा है और अगर वो कह सकते हैं उसके पक्ष में आया या विपक्ष में आया लेकिन वो उस फैसले से नाखुश है, तो इस प्रकार वो क्या कर सकता है, वो अपने से बड़े स्तर की न्यायालय में जाके अपने अधिकार की मांग कर सकता है। इसी को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहला, अपीलीय क्षेत्राधिकार के माध्यम से जो हमारे पुराने फैसले हैं उस पर संशोधन किया जा सकता है, आपके नियमों में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो न्यायपालिका ने जो भी वर्डिक्ट अपना मतलब जो फैसला सुनाया है उसमें वो आसानी से क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। नंबर 2, न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा की जाती है, यानी न्यायालयों ने जो भी डिसीजन लिए उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, फिर जाकर कोई भी फैसला लिया जाता है। नंबर 3, न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। सबसे पहले आप उच्च न्यायालय में अपील करते हो, फिर उच्च न्यायालय में भी अगर आप उस फैसले से खुश नहीं होते तो आप सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो हमारे देश में हर व्यक्ति के पास ये क्या है, अधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के कुछ प्रकार हैं। पहला है सिविल अपील। सिविल मामलों में लिए गए जो कह सकते हैं फैसले होते हैं उस पर इनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब सिविल मतलब क्या होता है, आसपास के छोटे मोटे जो भी फैसले उस पर ये अपने कह सकते हैं बड़े स्तर पर जाने के लिए क्या करते हैं, अपील करते हैं। नंबर 2, आपराधिक अपील। मान के चलो आप कोई अपराधी हो लेकिन आप अपराधी नहीं हो, फिर भी आपके खिलाफ ये फैसला लिया जा रहा है, तो आप इस मामले में भी क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। नंबर 3, संविधान अपील। सीधी सी बात है, संविधान अपील का मतलब क्या है कि संविधान में अपील की जाती है कि अगर आपके संवैधानिक रूप में कोई भी आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप इसमें जाकर आराम से क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो ये वो चीजें थी जिसके अंतर्गत अगर आप न्यायालय के कुछ भी फैसले से खुश नहीं हो तो आप बड़े स्तर के न्यायालय में जाके अपील कर सकते हो। क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार होता है जिसे हम सलाह कहते हैं। सलाह मतलब क्या होता है, एडवाइस। अब देखो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं।
न्यायपालिका कई बार ऐसा करती है कि उसे लगता है कि वो राष्ट्रपति को उन्हें ये सलाह देनी चाहिए कि जनता के लिए ये चीज लाभकारी है और ये चीज लाभकारी नहीं है, तो वो सलाह देने का उनके पास अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह उनकी इस सलाह को माने या ना माने। तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जो कह सकते हैं लोगों की भलाई के लिए सलाह देता है। अब वो राष्ट्रपति को भी दे सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया कि ये क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके क्या करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के माध्यम से कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला, सरकार को कानूनी मामले में सलाह दी जा सकती है। हम सलाह ही तो दे रहे हैं, कानूनी मामले में सलाह दे दो। नंबर 2, संविधान संबंधी मामलों में सलाह दी जा सकती है, यानी संविधान से संबंधित जो भी फैसले होंगे उसमें ये क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। नंबर 3, कानूनी विवादों में सलाह दी जा सकती है, यानी कानून को लेकर जो भी विवाद है उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। नंबर 4, न्यायिक सलाह, यानी न्याय के मामले में भी ये क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो इसीलिए न्यायिक सलाह में भी इनका क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के कुछ तर्क हैं, कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कानूनी सलाह, ठीक है, जिसमें कानून से संबंधित सलाह दी जा सकती है। संविधान सलाह, यानी जिसमें संविधान से संबंधित सलाह दी जा सकती है। न्यायिक सलाह, यानी न्याय से संबंधित उसमें क्या दी जा सकती है, सलाह दी जा सकती है। जनहित याचिका क्या होती है, न्यायिक सक्रियता क्या है। देखो, जनहित याचिका क्या है, जब कभी किसी जनता के साथ या समुदाय के साथ या किसी राज्य के साथ शोषण हो रहा होता है तो उनके लिए वो स्वयं आवाज ना उठा के जब कोई तीसरा व्यक्ति उनके लिए आवाज उठाता है तो उसी को जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका वह याचिका होती है जिसके अंतर्गत कोई भी फैसला उन समुदाय के लोगों से हटकर कोई अन्य व्यक्ति अगर उनके लिए कोई फैसला लेता है या फिर न्यायपालिका में अपील करता है तो उसी को जनहित याचिका कहते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। जनहित याचिका कुछ मुख्य बिंदु है। नंबर 1, किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है, मतलब कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति जारी कर सकता है। नंबर 2, सार्वजनिक हित में मुद्दों को उठाया जा सकता है, यानी अगर वो फायदा सबके लिए है तो उसमें हम कई सारे मुद्दों को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। नंबर 3, न्यायपालिका को सुनवाई करनी होती है और इस आधार पर जो कह सकते हैं फैसले लेने होते हैं कि वो जनता के लिए लाभकारी है या नहीं है। नंबर 4, न्यायपालिका को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन को कह सकते हैं फैसला सुनाने का अधिकार है। तो सीधी सी बात है, अगर वो जनहित याचिका जनता के लिए ली जा रही है तो उसमें वो किसी को भी क्या कर सकते हैं, अपना वर्डिक्ट मतलब अपना फैसला सुना सकते हैं। जनहित याचिका के कुछ उद्देश्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, जनता के हित में फैसला लेना, मतलब जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति या समूह के अधिकारों का रक्षा करना, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समूह के अधिकारों का क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। नंबर 3, कानून का पालन सुनिश्चित करना, मतलब कि कानून का पालन सुनिश्चित करो तभी जाकर चीजों को बेहतर करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। नंबर 4, न्याय की प्रक्रिया में सक्रियता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, मतलब कि जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें जो सक्रियता दिखानी है, हमें उसमें एक्टिव रहना, अपनी चीजें दिखानी और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि न्याय सबको पूर्ण रूप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये थी जनहित याचिका, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये भी खत्म हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिट से आपका क्या अभिप्राय है? सीधी सी बात है, देखो न्यायपालिका में कुछ ऐसे रिट जारी किए गए हैं जिसके आधार पर आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख वह लेख होता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर हमें न्यायालय के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। नंबर 2, अगला है परमादेश लेख। परमादेश लेख वह लेख होता है जिसके अंतर्गत आपके लिए अगर कोई आदेश जारी किया गया तो आपके ऊपर एक और आदेश जारी किया जाएगा और आपको किसी भी हद पर उसे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नंबर 3, निषेध आदेश, यानी न्यायपालिका द्वारा यह जारी किया जाता है कि आपको यह कार्यवाही नहीं करनी है, मतलब कि पहला जो है उस पर आदेश दिया जाता है लेकिन इस पे किसी कार्य को मनाही होती है, मतलब कि आपको यह कार्य नहीं करना है। और लास्ट है उत्प्रेक्षण रिट। इसके अंतर्गत अगर किसी निचले स्तर के न्यायालय से आप उसके फैसले से खुश नहीं हो तो आप बड़े स्तर के न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हो, उसकी मांग कर सकते हो। तो इसीलिए ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका से ये कह सकते हैं प्रावधान किया जाता है, ये उनसे उम्मीद की जाती है कि कोई भी अगर फैसला लिया गया है तो उस पर वो बारीकी से क्या करे, जांच करे, दोबारा से जांच करे। तो इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, न्यायपालिका अपने पूर्ण निर्णयों को क्या करता है, उसकी जांच करता है, मतलब कि उन्होंने जो पहले आदेश जारी किए हैं, जो निर्णय जारी किए, उसके बारीकी से क्या करते हैं, जांच करते हैं। नंबर 2, आवश्यक होने पर निर्णयों में संशोधन किया जा सकता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन निर्णयों में आसानी से क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। नंबर 3, यह प्रक्रिया न्याय की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई भी फैसला जनता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको बेहतर करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है।
नंबर 4, इस प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय ने अगर पहले के फैसलों में कुछ गलती की है तो उसको सुधारने का उन्हें क्या मिलता है, मौका मिलता है। न्याय पुनरावलोकन के कुछ उद्देश्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। न्याय की प्रक्रिया में निष्पक्षता और न्याय को सुनिश्चित करना, मतलब कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, इस चीज का ध्यान रखना और सभी को आगे बढ़ने का क्या देना, मौका देना। नंबर 2, न्यायालय के पूर्ण निर्णयों की गलतियों को सुधारना, मतलब कि न्यायालय के जो पूर्ण निर्णय है उसकी गलतियों को क्या करना है, सुधारना। ये उनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। नंबर 3, कानूनी व्यवस्था में स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब कि अगर कोई भी फैसला लिया गया तो उसमें कानून में स्थिरता बनी रहे और फैसले सबके लिए फायदेमंद हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। नंबर 4, न्यायालय की शक्ति और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना, मतलब कि जो न्यायालय है उसकी शक्ति और जिम्मेदारी को क्या करना, सुनिश्चित करना। ये इनकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर न्यायालय ने कुछ गलत फैसला ले लिया है तो जनता उसमें क्या कर सकती है, अपने सही फैसले की मांग कर सकती है। ठीक है, अब ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो कह सकते हैं क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। मैंने 12th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और उसके साथ साथ जो कह सकते हैं फोर्थ ईयर, इन सब की मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दी है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपके लिए मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो क्या करता जा रहा हूं, बनाता जा रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।